इस देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि प्रेत आत्माओं और भूतों पर आरोप लगा कि उन्होंने हत्या की है। हत्या कैसी की है प्रेत आत्माओं ने? 1 महीने की बच्चे को पहले किडनैप किया, उसका मुंह बंद किया और फिर इसी नीले ड्रम के अंदर उसे डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। ये जो नीला ड्रम आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, किचन में रखा गया है। आसपास का जो नजारा अगर ध्यान से आप देखें तो किचन आपको समझ में आएगा कि किचन में ये जगह है। गैस नजर आएगा, बर्तन रखने वाले सामान नजर आएंगे और साथ ही साथ इस नीले ड्रम से रिश्ता पानी, ये सबूत था कि इसके अंदर किसी को डुबोकर मारा गया है। प्रेत आत्माएं यही नहीं रुकती हैं, डुबोने के बाद उसका ढक्कन टाइट से लगाती हैं ताकि बच्चा चाह कर भी बाहर ना आ पाए। ढक्कन लगाने के बाद भूतों को शक था कि इंसान उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं और खास तौर पर खाकी वर्दी वालों से भूतों को बचना था और इसलिए प्रेत आत्माओं ने पानी से भरा टब उस ड्रम के ऊपर रख दिया ताकि किसी का भी शक इस बंद पड़े ड्रम के अंदर ना जाए। लेकिन जब कहानी की जो सुई है, जो केस है, ये जब पलटता है, जब कोर्ट में जब गवाही दी जाती है, क्योंकि कोर्ट में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो दांव पेच ये था कि किस तरीके से जज साहब को समझाएं कि 1 महीने की बच्ची की जो हत्या हुई है उसकी हत्या भूत ने नहीं इंसानों ने की है, या इंसानों ने नहीं भूत ने की है, कि ना ही कोई गवाह ना ही कोई सबूत। ऐसे में जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने खाकी वर्दी वाले कैसे साबित करें कि इस बच्चे की हत्या आत्मा ने नहीं इंसान ने की है? कौन है इंसान, तफसील से बात करेंगे और जब आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में जब पहुंचेंगे उस शख्स का नाम जानेंगे कौन है वो, तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलकर आपको बताते हैं असली कातिल का नाम। तो आज डिकोडिंग क्राइम में हम जिस केस स्टडी को डिकोड करेंगे या जिस केस स्टडी के बारे में बताएंगे, उसे जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कातिल कत्ल भी करता है और कैसे कोर्ट में जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। और इस पूरे केस में आपको दिखेगा पुलिस कैसे बेबस नज़र आती है, क्योंकि ना ही उनके पास कोई सीसीटीवी होता है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस होता है जिसके आधार पर वो उस शख्स को कातिल ठहरा पाएँ। ये जो पूरी वारदात है साल 2020 की है, 16 सितंबर की बात है और जगह है भोपाल का खजूरी इलाका। वहाँ पर गांव के जो सरपंच हैं उस गांव के, वो सुबह करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक फ़ोन कॉल करते हैं और फ़ोन करते हैं अशोक मेवड़ा नाम के एक शख्स को। वो अपने खेतों में गया हुआ था। उसे कॉल कर सीधे तौर पर कहते हैं कि जल्दी से अपने घर आ जाओ, तुम्हारे घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। अब अशोक मेवड़ा को कॉल किया गया, उसके साथ उसका छोटा भाई मौजूद था, बाकी लोग भी मौजूद थे। वो जो घर के परिवार के और भी सदस्य थे, जब उसे बताता है तो सारे भागे भागे फ़ौरन घर पर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचने के बाद वो जो मंजर था वो बेहद खौफनाक था। घर के अंदर दहलीज पार कर जो दिखता वो तो अलग ही था, लेकिन बाहर से ही उन सब के जहन में खौफ बैठ गया कि आखिर हमारे घर में ऐसी क्या घटना घट गई, क्योंकि सरपंच खड़े हुए थे, बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, गांव के हर एक सदस्य के चेहरे पर मायूसी थी। और इसके अलावा जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते देखते हैं कि उनकी जो माँ है, जो उनकी पत्नियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब रो रहे हैं और हर कोई फुसफुसा रहा है कि बड़ा गलत हो गया, बड़ा गजब हो गया। अब ये सुनने के बाद जो अशोक हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, वो दोनों परेशान होते हैं और वो पूछने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अब जैसे अशोक का छोटा भाई अपनी पत्नी की तरफ यानी सरिता की तरफ एक कदम बढ़ाता है कि तभी सरिता फूट कर रोती है और बोलती है, किंजल कहीं नहीं मिल रही, किंजल का कुछ भी पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता किंजल को क्या हो गया, किंजल को भूत लेकर चला गया। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हर कोई हैरान होता है कि किंजल कहाँ जा सकती है और कौन भूत उसको लेकर चला गया। किंजल कौन थी? किंजल दरअसल सरिता और अशोक के जो छोटे भाई हैं उनकी 1 महीने की बेटी थी और इस वक्त जब उसका जन्म हुआ तब से वो घर की रौनक बनी हुई थी, क्योंकि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, हर किसी के लिए आप समझिए खिलौना थी, सब उसके साथ खेलते थे, प्यार से रहते थे। तो जब घर आने पर ऐसी खबर मिली, पिता को खबर मिली, बड़े पापा आप समझिए जो अशोक थे उनको जब खबर मिली, और भी लोग थे, तो हर कोई परेशान हो गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब ऐसे में सबसे पहले जो पत्नी है, जो सरिता है, उनको समझाया जाता है कि परेशान मत हो, कोई भूत भूत नहीं है, हम किंजल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब परिवार के लोग किंजल को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद सरपंच जो थे वो पूरी टीम लगा देते हैं, गाँव के बाकी लोग को करते करते आप यूँ समझिए
वक्त बीतता जाता है, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है किंजल को ढूंढने के लिए। ना सिर्फ घर में बल्कि आस पड़ोस में, खेतों में, हर एक जगह किंजल को ढूंढा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सबको ये लगता है कि कहीं कोई किंजल को जानबूझकर उठा कर तो नहीं ले गया, कहीं कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया। अब जब सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही थी, किंजल को कोई उठा कर ले गया, तो हर एक गाँव वाला इकट्ठा हो जाता है और हर एक गाँव वाला उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है, उस 1 महीने की बच्ची को ढूंढने का। लेकिन जब करीब 3 घंटे बीतने के बाद भी किंजल नहीं मिलती, तो जो माँ है यानी जो सरिता है, वो अचानक से चिल्लाती है, वो ऐसी हरकत करती है और सीधे बोलती है कि मेरे बच्चे को प्रेत आत्मा उठाकर ले गई है, भूत आया था और वो बच्चे को लेकर चली गई। अब इस सभी बात पे गांव वाले हैरान होते हैं, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास भी करते हैं। विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि जो किंजल की माँ सरिता है, उसको अक्सर दौरे पड़ा करते थे और इसी के लिए वो किसी तांत्रिक और किसी के पास अपना इलाज करा रही थी। तो इसीलिए लोग उसकी बात को मान भी लेते हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कोई ऐसी घटना घट गई हो। तो गाँव वाले जो हैं वो एक तांत्रिक से कॉन्टैक्ट करते हैं। दरअसल उनका नाम भादर सिंह था और वो उस वक्त भोपाल में जो ये खजूरी इलाका था, वहाँ पर सबसे बड़े तांत्रिक माने जाते थे। तो फ़ौरन उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पता करने की कोशिश की जाती है। अब तांत्रिक तो तांत्रिक, वो जैसे उस जगह पर पहुँचता है, सीधे बोलता है कि इस घर में कोई दोष है, इस घर में तंत्र मंत्र हो रखा है, इस घर में जो बच्ची है इस घर की, उसको एक आत्मा उठाकर ले गई है, मुझे अनुष्ठान करना होगा, मुझे आगे बहुत कुछ करना होगा। अब जैसे ही तांत्रिक और उनकी टीम पूरी आती है, जो बनकर आती है, वो उनसे पैसे वैसे की डिमांड करती है, कहती है इतने पैसे लगेंगे, ये सामान ले आइए, हमें सब कुछ करना है, हमें क्रिया करनी है। और इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं, घर के सभी सदस्यों को बाहर निकालते हैं, क्रिया करने बैठते हैं, वहाँ उनकी टीम भी मौजूद होती है और करीब 1 घंटे तक तांत्रिक की वो क्रिया चलती है, जिसके बाहर खड़े जो लोग हैं दरवाजे के बाहर, वो सुन रहे होते हैं कि अंदर से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। बार बार अपने जो उनके साथ लोग आए थे, जो उनके शिष्य थे तांत्रिक के, उनको कुछ बोला जा रहा है और ये सारी चीज़ें बाहर खड़े लोग सुन रहे थे और उन्हें लगता है कि अब कैसे भी करके जो बाबा हैं वो उस बच्ची को ढूंढ देंगे। अब सोचिए 2-3 घंटे तब बीत गए, 1 घंटा और हो गया, 4 घंटे, कुल मिला के 5 घंटे बीत गए। अब तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, तांत्रिक बाहर आते हैं और तांत्रिक सीधे तौर पर कहते हैं कि अभी बच्ची नहीं मिली है, लेकिन हमें पता है बच्ची को आत्मा लेकर चली गई है और हम उस 1 महीने की बच्ची यानी किंजल को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, आप लोग परेशान मत हो। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद परिवार जो आस लगाए बैठा था कि अभी पता लग जाएगा किंजल कहाँ पे, उसे जब नहीं पता लगता और पत्नी बार बार चिल्ला रही है कि भूत लेकर चला गया, प्रेत आत्मा लेकर चली गई, किसी की बुरी नज़र है, किसी का बुरा साया है, ये सब चीज़ें थी वो सबको और ज़्यादा डरा रही थी। लेकिन ऐसे में जो अशोक है यानी जो बच्ची के बड़े पापा थे, उनका मन थोड़ा सा विचलित होता है और वो घर में इधर उधर तलाशी करना शुरू करते हैं। तभी अचानक किचन में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये ड्रम उन्हें दिखता मिलता है और इसके ऊपर ड्रम पे, जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया कि ड्रम से पानी गिर रहा था, जिससे पता लगता है कि ड्रम जो है लबालब ऊपर तक भरा हुआ था। उसके ऊपर एक और भारी टब जो आप देख रहे हैं ऑरेंज रंग का, उसमें पानी भरा हुआ था, वो रख दिया गया था। उन्हें पता नहीं क्यों डाउट होता है, मन में शंका होती है। आप यूँ समझिए कि भगवान का इशारा था कि फ़ौरन वो उस टब को हटाते हैं सबसे पहले ऑरेंज वाले, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं नीले ड्रम का, उसके अंदर एक तैरती हुई लाश मिलती है। लाश किसकी थी? वो उस लाश थी उस बच्ची की, 1 महीने की बच्ची की, जिसे इस ड्रम के अंदर डाला गया था। और लाश को जैसे बाहर निकाला जाते बच्ची का, उससे पानी रिस रहा था और बॉडी जो है वो नीली पड़ी हुई थी और थोड़ी फूल भी गई थी। देखकर पता लग रहा था कि करीब 7-8 घंटे पहले इस बच्ची को उसके अंदर डाल दिया गया है और इसको बहुत तड़पाया गया है, जिससे इसकी मौत हुई है। अब जैसे ही बॉडी मिलती है, इसके बाद फिर से जो सरिता थी यानी जो बच्ची की माँ थी किंजल की, वो बार बार बोल रही थी, देखा मैं बोल रही थी, प्रेतात्मा ने मेरे बच्चों को ड्रम में डाल दिया, उसने मेरे बच्चे को मार डाला, उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अब माँ जब बार बार ये सारी चीज़ें कह रही थी तो हर कोई ये सोच रहा था कि ये ऐसा कर क्यों रही है, अभी भी प्रेतात्मा की बातें क्यों कह रही है। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ानी थी, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को पूरा माजरा समझाया गया और पुलिस ने जब केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन्होंने हर एक शख्स से पूछताछ की। पुलिस ने सबसे पहले ये पूछा कि घर में कितने लोग मौजूद थे जब इस बच्ची की हत्या हुई। तो पता लगता है घर में सास मौजूद थी यानी बच्ची की दादी, बच्ची की माँ थी और एक उसकी बहन जो कि उसकी कज़न सिस्टर लगती है वो मौजूद थी, वो भी करीब 6-7 साल की उसकी उम्र थी। अब सब पुलिस जो है सबसे पूछना चाहती है, माँ से, सरिता से पूछती है, दादी से पूछती है, तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं। सरिता बोलती है कि उसने बच्ची को सबसे पहले उसी ने देखा कि बच्ची गायब हो गई है, वो बच्ची को दूध पिलाकर बिस्तर पर सुला कर गई थी और जैसे वो आती है उसे दिखता है कि बच्ची वहाँ पर नहीं है और इसी वजह से वो डर गई और उसने बोला कि प्रेतात्मा उसकी बच्ची को उठाकर ले गई। पहली चीज़ पुलिस को ये पता लगती है।
अब आगे क्या होता है, अब दादी से पूछा जाता है तो दादी बोलती हैं कि दरअसल मैं तो बाहर जो बच्चे खेल रहे थे छोटे, उनके साथ बाहर बैठी हुई थी। अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब सरिता चीखते हुए आई तब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी और तब मुझे पता लगा किंजल गायब हो गई है। इसके बाद छोटी बच्ची जो 6 साल की भतीजी थी, उससे जब पूछा जाता है तो वो बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो बच्चों के साथ खेल रही थी और जब चाची ने चिल्लाना शुरू किया तब मुझे इस बारे में पता लगा। अब पुलिस को 3 अलग अलग बयान मिले, लेकिन उन्हीं में से पुलिस को डाउट हुआ कि देखिए, कई लोगों ने बोला घटना भी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले सवाल यही किया कि एक महीने की बच्ची ड्रम तक खुद तो जाएगी नहीं, वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वो कुछ हरकत नहीं कर सकती, तो यानी कि उससे किसी ने ड्रम में फेंका है। और उस घर के अंदर कोई बाहर से आया नहीं, कोई अंदर से गया नहीं, 3 ही लोग मौजूद थे, तो तीनों में से कोई एक ही कातिल हो सकता है। और पुलिस ने प्रेत आत्मा भूत इसकी थ्योरी को पहले ही नकार दिया। अब तीनों को अलग अलग पूछताछ की गई, सबने अपने अपने बयान दिए। फिर दोबारा से पूछताछ की गई क्योंकि पुलिस ये जानना चाह रही थी कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि एक माँ मौजूद है, पुलिस को हुआ माँ ऐसा क्यों करेगी, दादी थी, दादी ऐसा क्यों करेगी, और फिर एक छोटी सी बच्ची, उसके पास ऐसा क्या मकसद होगा कि वो उस बच्ची की जान ले ले। तो पुलिस ने सबसे पहले कोशिश की हर एक शख्स से पूछने के बावजूद, उनकी जो माँ थी सरिता, उनको पुलिस ने पूछताछ शुरू की और उनको थोड़ा सा चक्र में फंसाने की कोशिश भी की। कुछ आड़े टेढ़े सवाल किए, पुलिस ने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जिसके तहत जो किंजल है वो बार बार अपने बयान को बदलने लग गई, कहीं ना कहीं वो घबराने भी लग गई। और उसके चेहरे से, जैसे होता है ना किसी की पर्सनैलिटी आप स्टडी करो, तो पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें लगाई तो उन्हें समझ में आया कि हो ना हो ये झूठ बोल रही है, और सीधे तौर पर जो शक की सुई जाती है वो जाकर उसकी माँ यानी सरिता पर टिक जाती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसने ही सबसे पहले बच्चे को गायब होना देखा, उसने ही खबर फैलाई कि बच्ची गायब है। बाकी 2 लोग जो थे घर के, वो घर के चौखट के बाहर थे। घर की चौखट के अंदर एक किंजल मौजूद थी जिसकी मौत हो गई और एक उसकी माँ। तो घर में 2 लोग मौजूद थे जिसमें से एक मर चुका है और एक जिंदा बचा है। तो पुलिस का डाउट सीधे तौर पर माँ पर जाता है। अब माँ को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया जाता है और फिर जब ग्रिलिंग शुरू होती है, एक एक करके पूछताछ शुरू होती है, तब वो कई सारे राज खोलती है और तब जाकर पता लगता है कि वो माँ जो बार बार बोल रही थी कि मेरे बच्चे को प्रेत आत्मा ले गई, मेरे बच्चे को भूत लेकर चला गया, मेरे बच्चे को किसी गलत साए ने अपने उसमें फंसा लिया और मार दिया, पता लगता है कि आखिर में ना कोई भूत था ना कोई प्रेत था, बल्कि अपनी बच्ची के लिए किसी ने अगर प्रेत आत्मा का काम किया तो वो खुद उसकी माँ सरिता थी। देखिए, इस पूरी कहानी में एक जो महिलाएं जब क्राइम कर देती हैं, ख़ास तौर पे इस पूरे मामले में, तो किस तरीके से जो मनगढ़ंत कहानी आगे बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो विक्टिम कार्ड बड़े आसानी से खेल सकती हैं। दूसरी चीज़, ना कोई सबूत, ना किसी और ने देखा। बंद कमरे के अंदर अगर कोई क्राइम होता है, किसने देखा? भगवान ने ज़रूर देखा, लेकिन किसी इंसानी नज़रों ने उसे क्राइम करते हुए नहीं देखा, और इसलिए उन्हें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं, उसको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलकर सामने आती हैं। पता ये लगता है कि देखिए, शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जो सरिता है, इसे शुरू से एक लड़का चाहिए था, एक ऐसा लड़का जो आने वाले टाइम पे, बुढ़ापे में, अभी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन बुढ़ापे की इसकी सोच थी कि बुढ़ापे में अगर बेटा होगा तो उनकी वो देखभाल करेगा, बेटी तो क्या ही करेगी मेरे साथ। और इसी वजह से उसकी ख्वाहिश थी कि जब बच्चा नहीं हुआ था तो उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा एक लड़का पैदा हो। अब कहानी यूं शुरू होती है कि दरअसल जो पूरा 2019 में शादी हो जाती है। 15 अगस्त 2020 जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब सरिता के घर में या कहीं ससुराल में एक किलकारी घुसती है और एक बच्ची का जन्म होता है। प्रेगनेंसी के बाद उसे उम्मीद थी कि उसका लड़का जन्म होगा, लेकिन जब लड़की जन्म लेती है तो वो जन्म के बाद शुरू से ही उस बच्ची की ओर घृणा से देख रही थी। उसे लग रहा था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसे जन्म दे दिया। लेकिन आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, जो पिता थे, जो सासू माँ थी, बाकी सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे मां अपनी ही औलाद से घृणा कर रही थी। वो उसे गोद में नहीं लेना चाहती थी, उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, और सिर्फ अपने से कोसों दूर उसे फेंक देना चाहती थी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे क्योंकि बेटी ने जो जन्म ले लिया है, आपको सारा काम करना ही है, उसे देखभाल करनी है, उसे दूध पिलाना है, कहीं चोट ना आ जाए, सारी बीमारियों का ख्याल एक माँ को ही रखना होता है।
सरिता अपनी बेटी से हर मिनट हर पल दूरी रहना चाहती थी। वो मान लीजिए उसने कोई टॉयलेट किया या उसे वॉशरूम कुछ भी आया, ना साफ सफाई करना उसे पसंद था, ना उसकी देखभाल करना पसंद था। वो भूख के मारे रोती रहती थी, लेकिन एक माँ का दिल पसीजता नहीं था। उसे लगता था कि मुझे इस बेटी से किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। महज 30 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और वो फैसला करती है मुझे किसी तरीके से अपनी बेटी से पीछा छुड़वाना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपनी बेटी को पहले वो नहलाती भी नहीं थी, उसकी देखभाल भी नहीं करती थी। वो ठंड में ठिठुरती थी, गर्मी जब उसको ज्यादा लगती थी तो धूप में ही छोड़ देना, तमाम वो चीजें करती थी जो नर्क में भगवान भी किसी बच्चे को यातना देने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन एक माँ अपनी दूध मोही 1 महीने से भी कम की बच्ची के साथ वो सारे जुल्म सितम कर रही थी। उसे लग रहा था कि मेरी बेटी इस दुनिया से निकल जाए किसी भी तरीके से, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी घर को की जॉइंट फैमिली थी, कोई ना कोई बच्ची की देखभाल जरूर कर ले रहा था। और ऐसे में सरिता को लगा कि अब मैं क्या करूं, और उसे मौका तब लगा जब उसे देखा कि जो उसके पति हैं वो तो किसानी करने के लिए बाहर गए हैं, जो सासू माँ है वो दूसरे कमरे में बंद है, जो बच्ची है वो भी किसी और कमरे में बंद है। ऐसे में उसे लगा कि किचन के आसपास कोई मौजूद नहीं है, मैं किचन में ड्रम के अंदर अगर डाल दूंगी बच्ची को तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर बच्ची रोएगी तो वो पानी के अंदर चली गई है। ड्रम को उसने अच्छी तरीके से बंद कर दिया, ऊपर पानी का टब रख दिया। एक माँ सोची, कोई शैतान भी इस चीज को करने से पहले 100 बार सोचेगा, उसका रूह कांप जाएगी। लेकिन एक माँ की रूह ठंडी पड़ चुकी थी, उसे निर्दयी बन चुकी थी। उसे लग रहा था कि किसी तरीके से मेरी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। और उसके बाद शुरू होता है ऑस्कर लेवल एक्टिंग, एक ऐसी एक्टिंग जिसमें परिवार के हर एक सदस्य को लगा कि एक मां अपनी बच्ची को तो नहीं मार सकती, भले ही वो घृणा करती हो, अपनी बेटी को पसंद ना करती हो, लेकिन अपनी बेटी को वो नहीं मार सकती। और इसलिए वो कहानी बताती है कि आत्माएं आए थी, प्रेतों ने मेरे बच्चों को ले जाकर कहीं मार दिया है। और तमाम तरीकों से कहानी बताने के बाद उसे लगा कि उसकी कहानी हर कोई विश्वास कर लेगा। गांव में कुछ लोग थे जो विश्वास कर चुके थे। जो तांत्रिक जो आया था पूजा पाठ के नाम पर पैसे ऐड कर गायब हो गया। तांत्रिक कभी आता बता नहीं, जो पहले कह रहे थे अरे इसमें भूत की यहाँ पे वासना है, यहाँ पे भूत आते हैं, ये प्रेतों का घर है। ये जो तांत्रिक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। अब जब खाकी वर्दी वाले आए तो उन्हें समझ में आ चुका था कि प्रेतों और भूतों की दुनिया तो अलग दुनिया है, ये इंसानों की बसाई दुनिया है, और इंसान भूतों से ज्यादा डरावने और खतरनाक होते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, हर कोई मान ले। भूत प्रेत जितना किसी इंसान का नहीं बिगाड़ सकते, एक इंसान दूसरे इंसान को उतना ही ज्यादा जलील जुल्म सतम कर सकता है। जो भूत प्रेत तो बहुत दूर की चीज है। इसके बाद, और यहां तो मां की बात हो रही है, जब पुलिस ने सोचा कि अब मौका आ चुका है कि मां को हिरासत में लेकर अच्छी तरीके से पूछताछ की जाए। पूरे हिरासत में एक मां ने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी। कभी भी पुलिस के सामने उसने कितनी भी यातनाएं दे दी पुलिस ने, जो पुलिस का जो तरीका होता है, बावजूद इसके उसने अपना मुंह नहीं खोला और यह कहा कि परिवार वालों ने मेरी बेटी को मारकर मुझ पर आरोप मढ़ रहे हैं और मुझ पर जानबूझकर झूठा मुकदमा कर रहे हैं ताकि वो मुझसे पीछा छुड़वा सके। अब पुलिस को लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं कातिल बाहर तो नहीं है, कहीं कातिल ही जो है हमने किसी ग्रस्त शख्स को तो नहीं पकड़ लिया, सलाखों के पीछे तो नहीं रखा। लेकिन जो महिला जो सरिता है वो टूटती है। कब टूटती है? पति एक रोज अपनी बीवी से मिलने आता है, पूछता है देखो दुनिया अब हमारी अब एक जैसी पहले जैसी तो नहीं रहेगी, तुम सच बता दो किसने मारा? उस घर में 3 लोगों के सिवा कोई और नहीं था, हर किसी को पता है तुम अपनी बच्ची से नफरत करती थी, सच बता दो। सरिता शुरू में तो उसने एक्टिंग की, लेकिन अपने पति के प्यार के आगे वो हार मान जाती है, फपक कर रो रो कर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कबूल करने के बाद कोर्ट में भी जब पूरा मामला जाता है वहां पर भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन यहां पर आते हैं कोर्ट के अंदर चीजें क्या होती हैं, क्योंकि पुलिस के सामने तो कोई ऐसा सबूत था नहीं कि जिससे वो दिखा सके। ऐसा परफेक्ट क्राइम किया गया था कि
पेश कर पाना कोर्ट में ऐसे मामलों को थोड़ा सा पेचीदा होता है। लेकिन बावजूद जब कबूलनामा हो चुका था, पहले कबूलनामा नहीं हो पा रहा था, 5 साल के लगभग ये केस चला और उस केस में कई बार तो उसने मना कर दिया था, लेकिन आखिरी में जब उसने अपना गुनाह जज के सामने कबूल किया तो जो वकील हैं, जो सरिता के वकील हैं, वो क्या दलील देते हैं कि देखिए जज साहब, ये तो 25 साल की नवविवाहिता है, नई नई शादी हुई है, उसका पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, इसे कम से कम सजा दी जाए क्योंकि ये तो मासूम है। तो वहीं सरकारी वकील का यह कहना है कि भले ही ये इसकी नई शादी हो तो उसे ये हक नहीं मिल जाता है कि मैं पहला क्राइम एक छोटे बच्चे को और अपनी ही संतान को गला घोटकर पानी के टब में डाल दूं और किसी को कानो कान खबर ना हो और पूरी दुनिया में एक मनगढ़ंत कहानी बताऊं। तो उसके बाद जो जज साहब हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जज साहब कहते हैं कि देखिए ये जो फैसला है ये कोई फैसला आम नहीं है। 104 पन्नों में उन्होंने फैसला सुनाया, 1000 रुपए जुर्माना लगाया, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये सजा जो है एक तरीके से समाज की उस मानसिकता को दिखाता है जो आज भी बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं। जज ने रविंद्रनाथ टैगोर के कोट का जिक्र किया और कहा कि जब वो कहते हैं कि खास तौर पर उनका जो कोट है उसमें कहा कि जब एक बेटी का जन्म होता है तो इस बात का निश्चय तौर पर सबूत है कि भगवान मानव जाति से नाखुश नहीं है, क्योंकि जब जब बेटियों का जन्म इंसानों के घर पर होता है तो मानो भगवान इंसान या मानव जाति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं, तभी बेटियों का जन्म होता है। याद रखिए, हमारे देश में बेटियों को पूजा जाता है। बेटियां देवी का रूप होती हैं, शक्ति का रूप होती हैं और उन्हीं के पास पूरे इंसानी जगत में सिर्फ औरतें ही हैं या महिलाएं ही हैं, जो बच्चियां ही हैं जो किसी दूसरे इंसान को जन्म दे सकती हैं। और ऐसी शक्ति को अगर कोई गला घोटकर पानी के टब में उसे मारकर मौत के घाट उतारकर नीचे फेंक दे तो वैसी मां का इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। और इसलिए हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कहा गया कि शुरू में कि प्रेत आत्माओं ने मेरे बच्चे को मारा, आत्माओं ने, भूत प्रेतों ने मेरे बच्चों को मारा, वो उठा के ले गए। जो मां है वो भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी जो चीजें जिससे इंसानों को डर लगता है उससे ज्यादा क्रूर, घातक और एक तरीके से निर्दयी एक मां, जिसने ये भी नहीं सोचा कि अभी अभी तो मेरी बेटी ने इस दुनिया को देखना शुरू किया है, उसकी आंखें ठीक से नहीं खुलती थी, उन आंखों को बंद कर कर पानी के धरातल में फेंक दिया गया और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उससे ना ही आंखों से आंसू बहाया। जब उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो उसकी आंखों में सूखे थे, जरा भी आंसू नहीं था। और सोचिए उस मां के दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी जब उसकी बेटी की लाश को बाहर निकाला जा रहा था, या जब उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बनाया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में आने वाले 50 सालों में क्या पता आपका बेटा नालायक निकलता, ये भी हो सकता था। लेकिन बिना भविष्य के लिए आप अभी से आप अगर तैयारी शुरू कर देते हैं कि नहीं बेटा ही होगा जो हमारी देखभाल करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो केस है, ये जो खबर है, एक तरीके से सोचने और समझने पर आपको मजबूर करेगी कि क्या अभी भी हमारा समाज बेटे और बेटियों पर भेदभाव करता रहेगा। तो ऐसी खबरों के लिए और ऐसी केसेस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी केस स्टडीज, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिकोडिंग क्राइम में आप तक उसे जरूर लाएं और पूरी दुनिया के साथ उसे साझा करें। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।